मैं घने जंगल में अंधाधुंध भाग रही थी। मुझे नहीं पता था कि मुझे कहाँ पर जाना चाहिए और कहाँ नहीं। रात का अंधेरा पूरी तरह से छा चुका था। दूर दूर से जानवरों के भौंकने की आवाज मेरा दिल दहला रही थी। पता नहीं मुझे कोई रास्ता मिलना भी था कि नहीं, लेकिन मैं बहुत बेचैन थी। मेरी जरा सी गलती ने मुझे एक बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया था। मैं अपने कॉलेज की बस में एक ट्रिप पर जा रही थी जब दूर से मुझे घने पेड़ों के बीचों बीच एक झील नजर आई। वाओ! व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू! सुनैना प्लीज, ड्राइवर को कहो गाड़ी रोके। मैं बड़ी बेताबी से खिड़की से वो खूबसूरत नजारा देखकर सुनैना से बोली। वो कहने लगी, पागल हो गई हो क्या? घने जंगल में तुम्हें कौन सा व्यू नजर आ रहा है? जानती हो सड़क कितनी सुनसान है। मैंने कहा तुम हमेशा डरपोक ही रहना। फिर मैं खुद ही बस ड्राइवर से बोली, अंकल प्लीज यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बस रोक दीजिए। हमारी टीचर्स कहने लगे, क्या हुआ है राशि? मैंने कहा सर प्लीज यहाँ गाड़ी रुकवा दें। मुझे शुरू से ही जंगल देखने का बड़ा शौक है। हम कुछ देर यहाँ पर स्टे करेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। मेरे प्रोफेसर ने कहा कि नहीं, ये बहुत घना जंगल है और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर लड़कियों को रुकना चाहिए। मैंने कहा सर प्लीज, थोड़ा सा एडवेंचर हो जाएगा। हम सिर्फ सेल्फी लेंगे, तस्वीर निकालेंगे और वापस आ जाएंगे। सर कहने लगे, अच्छा ठीक है, मैं सिर्फ 10 मिनट इंतजार करूंगा। ये कहकर उन्होंने बस रुकवा दी। मैंने सुनैना का हाथ पकड़ा और बस से नीचे उतर गई। मैंने कहा चलो, आओ ना, अंदर आओ। वो कहने लगी, तुम पागल हो गई हो क्या? मुझे तो वैसे भी जंगल से डर लगता है। मैंने कहा, अरे पागल, एडवेंचर अगर जिंदगी में ना हो तो जीने का फायदा ही नहीं है। वो कहने लगी, तुम करो अपना एडवेंचर और देखो ज्यादा दूर नहीं जाना। मैंने कहा, यार मैंने यहाँ पर एक झील सी देखी थी और वो बहुत खूबसूरत थी, बस वहां तक चलते हैं। वो कहने लगी, वो काफी पीछे गुजर गई है, देखो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मैंने कहा बस 5 मिनट। काफी घना जंगल था। सब लड़कियां करीब करीब ही खड़ी तस्वीरें खींच रही थीं। जब मैंने दूर देखा तो वो मुझे काफी दूरी पर एक झील नजर आई। मैंने कहा सुनैना चलो ना, देखो कितना खूबसूरत नजारा है। नीली नीली झील में झरना भी गिर रहा है। वो कहने लगी, मैं नहीं जा रही। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तुम यहीं मरो, मैं जा रही हूँ। और देखो बस रुकवा कर रखना जब तक मैं वापस नहीं आ जाती। सुनैना कहने लगी, हाँ, हम सब तो तुम्हारे नौकर है ना। मैं तकरीबन भागते हुए झील की तरफ गई थी। वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मैंने वहीं खड़े होकर सेल्फी ली। प्यास भी लग रही थी। फिर जैसे ही मैं पानी पीने लगी तो अचानक से मुझे वहां पर अंधाधुंध फायरिंग की आवाजें सुनाई दी और बहुत से लोगों के भागने की आवाजें भी। मेरा तो रंग उड़ने लगा। इस जंगल में फायरिंग कौन कर रहा था? मैं भागी दौड़ी मेन रोड की तरफ जाने लगी जहां पर मेरी बस खड़ी थी। लेकिन पता नहीं मुझे दूर दूर तक कहीं भी लड़कियां दिखाई नहीं दे रही थी। पता नहीं सबकी सब कहाँ चली गई थी। शायद फायरिंग की आवाज सुनकर बस में बैठ चुकी थी। मैं एकदम से बौखला कर रह गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस रास्ते से आई थी। चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ ही पेड़ थे। कुछ फायरिंग की आवाज की वजह से भी मैं डर गई थी। फिर मुझे बस के स्टार्ट होने और चलने की आवाज आई तो मेरी जान ही निकल गई। मैं उस आवाज का पीछा करते हुए भागने लगी, लेकिन कुछ देर के बाद वो आवाज गायब हो चुकी थी। मैं भाग रही थी, लेकिन ये पता नहीं था कि कहाँ भाग रही हूँ। हेल्प, हेल्प भी चिल्ला नहीं सकती थी कि कहीं फायरिंग करने वाले मुझ तक ना पहुंच जाएं। फिर मुझे बहुत से घोड़ों के भागने की आवाजें आने लगी। मेरा दिल तो किसी ने मुट्ठी में लेकर जकड़ लिया था। मैं एक पेड़ के पीछे छुप गई। उस वक्त दिन का वक्त था। जंगल में रोशनी भी थी। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे कि पता नहीं मैं अब किस मुसीबत में फंस गई हूँ। काश मैं बस ना रुक पाती और यहाँ पर अकेले ना आती। सब लड़कियां जा चुकी थीं। फायरिंग की आवाज सुनकर शायद सब भाग चुकी थी। मेरा किसी ने इंतजार नहीं किया था। और अब इस घने जंगल में मुझे ये तक पता नहीं था कि मेन रोड कहाँ पर है। ऊपर से घोड़े की आवाज और फिर फायरिंग की आवाज को सुनकर मेरी जान निकल रही थी। फिर मैंने देखा कि दरख्त से आते हुए मुझे बहुत से घोड़े एक जगह जाम नजर आए, जिन पर काले रंग के कपड़े पहने हुए कुछ नौजवान बैठे थे। उन्होंने अपने चेहरे को एक कपड़े से ढक रखा था। ये देखकर मेरी जान निकली थी। उन्होंने अपनी कमर पर पिस्टल भी टांग रखी थी। फिर वो लोग घोड़े से नीचे उतरे और वहीं झील के पास बैठकर पानी पीने लगे और आपस में बातें करने लगे। उनके हुलिये से लग रहा था कि जैसे वो डाकू हैं। ये देखकर मेरी जान निकली थी कि पता नहीं अब मेरे साथ क्या होगा। कहीं उनको मेरी मौजूदगी का पता ना चल जाए।
अगर मैं अभी भागती तो यकीनन मेरे कदमों की आहट से वो मेरे पीछे भागने लगते। मैं पेड़ के पीछे छुपी हुई कांप रही थी। मैंने अपना मोबाइल पर्स से निकाला कि मैसेज कर सकूं या लोकेशन देख सकूं कि इस वक्त मैं कहाँ पर हूँ और मेन रोड कहाँ है। लेकिन मोबाइल के सारे नेटवर्क गायब हो चुके थे। ये देखकर मुझे अब और भी रोना आने लगा। मैंने मोबाइल अपने पर्स में रखा। पेड़ की ओट में छुप छुप कर मैं वहां से दूर हटने लगी कि कहीं उन डाकुओं की नजर मुझ पर ना पड़ जाए। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, बेहद खौफजदा थी और अब मैं अंधाधुन भागने लगी। धीरे धीरे दिन अंधेरे में ढलने लगा। मेरी कोशिश यही थी कि अंधेरा ढलने से पहले मैं मेन रोड तक पहुंच जाऊं। हो सकता है कोई गुजरती हुई गाड़ी मेरी मदद कर दे, लेकिन घने जंगल में अंधेरा तो वक्त से पहले ही छा चुका था। और फिर लगातार भागने से प्यास भी लगने लगी और भूख भी बढ़ने लगी थी। अब मुझे बहुत ज्यादा थकान सी लग रही थी और कहीं भी कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। दूर दूर से जानवरों के भौंकने की आवाज आ रही थी, जो मेरा दिल दहला रही थी। मैं लगातार डर की वजह से आंसू बहा रही थी। मेरा बैग भी बस में रह गया था, जिसमें खाने पीने की चीजें मौजूद थीं। उस घने जंगल में सिवाय पेड़ों और पत्तों के कुछ भी नहीं था। पता नहीं मैं कहाँ खो चुकी थी। मेरे पापा तो बहुत परेशान हो गए होंगे। उनकी तो मुझ में जान बसती थी। मुझे अपना घर, अपने पापा, सब कुछ याद आने लगे। काश वो मुझे ढूंढ लें। मुझे लग रहा था कि इस जंगल में भटकते भटकते शायद मैं मर जाऊंगी। मैं पेड़ों के बीचों बीच से गुजर रही थी जब एक लटकता हुआ सांप किसी पेड़ से नीचे गिरा और उसे देखकर मेरे मुंह से चीख निकलने लगी। मैं भागने लगी। मुझे नहीं पता कि अब मैं कहाँ जा रही थी, लेकिन सांप के डर की वजह से मेरी जान निकल गई थी। भागते भागते दूर कहीं मुझे हल्की सी रोशनी दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने लकड़ियों की आग जलाकर वहां पर रोशनी की है। मैं भागते भागते वहां पहुंची तो देखा कि वहां एक तंबू लगा हुआ था। एक नौजवान लकड़ियां जलाए अपने हाथ आग में सेक रहा था। शायद सर्दी की तेजी को कम करने की कोशिश कर रहा था। भागते भागते मुझे तो किसी चीज का एहसास नहीं था, लेकिन अब मुझे ठंड लगने लगी थी। एक इंसान को जंगल में देखकर मेरी जान में जान आई। मैं धीरे धीरे जैसे ही वहां पहुंची तो एकदम से उस नौजवान ने मुझे देखा और अपने हाथ में पिस्टल पकड़ ली और मुझ पर तान दी। कहने लगा, हैंड्स अप। ये सुनकर मेरी जान निकली। मैंने दोनों हाथ ऊपर कर दिए। वो मुझे गौर से देखने लगा। कहने लगा, ए लड़की, कौन हो तुम? मैं बहुत डरी हुई थी। मैंने कहा, मैं कोई चोर नहीं हूँ। मेरे पास कोई भी पिस्टल नहीं है। मैं जंगल में खो गई हूँ। प्लीज मेरी मदद कर दो। मैं रोते हुए कह रही थी। वो अपनी जगह से उठा, मेरे पास आया, फिर सर से लेकर पैर तक मुझे देखने लगा। कहने लगा, अपना पर्स मुझे इधर दो। मैंने पर्स उसके हवाले कर दिया। अभी तक उसने बंदूक मेरी तरफ ही तान रखी थी। मैं हाथ नीचे करने लगी तो कहने लगा, ज्यादा चालाकी मत करो, चलो हाथ ऊपर करो। मैंने दोबारा से हाथ ऊपर कर लिया। उसने मेरा पर्स खोला और देखने लगा। उसमें सिर्फ मोबाइल था या फिर मेकअप का कुछ सामान था। उसने पर्स मेरे हवाले कर दिया, लेकिन मेरा मोबाइल निकाल कर जेब में रख लिया। कहने लगा, तुम जंगल में कैसे भटक गई? मैंने रोते हुए उसे सारी कहानी सुना दी थी, जो अभी तक मेरे साथ हुआ था। वो कहने लगा, भटक तो मैं भी गया हूँ। मैं यहाँ अपने दोस्तों के साथ शिकार पर आया था। वो दोनों पता नहीं कहाँ मर गए और मैं यहाँ अकेला रह गया। पूरे 2 दिन हो गए हैं। मुझे मेन सड़क का रास्ता ही नहीं मिल रहा, ना तो यहाँ मोबाइल चल रहा है। समझ ही नहीं आ रहा कि वापस कैसे जाऊंगा। वो नौजवान भी शायद मेरी तरह रास्ता भटक गया था। कहने लगा, मैं तुम्हारी बस इतनी मदद कर सकता हूँ कि आज रात तुम मेरे खेमे में सो जाओ। मैं बाहर सो जाऊंगा, लेकिन देखो, सुबह तुम जा सकती हो। मैंने कहा, मैं कहाँ जाऊंगी? आप प्लीज मुझे मेन रोड तक छोड़ दें, फिर मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगी। वो कहने लगा, अगर मेन रोड का रास्ता मुझे पता होता तो मैं तुम्हें यहाँ नजर आता। मुझे खुद नहीं पता कि वो कहाँ पर जाना है, कहाँ नहीं। लेकिन देखो, मैं एक लड़का हूँ। मैं कहीं भी रात गुजार सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन एक लड़की के साथ मैं ज्यादा दिन नहीं गुजार सकता और ना ही उसे सपोर्ट कर सकता हूँ। सीधी साफ बात है। मैंने कहा, ठीक है, आप मुझे आज रात ही रहने दें। मैं आपकी एहसानमंद रहूंगी। वो कहने लगा कि जाओ, अंदर जाकर आराम कर सकती हो तुम। मैं खेमे में चली गई। अब मुझे बहुत जोर से भूख लगने लगी। मैं फिर से बाहर आई। उसने मुझे देखा और बोला, क्या है, अब बाहर क्यों आई हो? अंदर जाओ और जीप बंद कर लो, पूरा खेमा बंद कर लो, बाहर मत आओ। मैंने कहा, मुझे भूख लगी है। मेरी बात सुनकर वो हैरान होकर बोला, तो मैं क्या करूं? मैं भी तो पूरे दिन से भूखा बैठा हूँ।
पूरा दिन मैंने पत्ते खाकर गुजारा किया है, ये पड़े हुए हैं, अगर खाना हो तो खा लो। एक तरफ उसने पत्तों की तरफ इशारा किया। साथ में पानी की बोतल थी। मैंने पानी की बोतल उठाई और खूब सारा पानी पी लिया और अंदर जाकर लेट गई। शायद मैं बहुत ज्यादा थकी हुई थी, इसलिए लेटते ही मुझे नींद आ गई। लेकिन सुबह सुबह ही चिड़ियों की चहचहाहट से मेरी आंख खुली तो खेमे को देखकर पिछली सारी बातें याद आने लगी कि मैं कैसे जंगल में फंस गई थी। मैं खेमे से बाहर आई तो वो नौजवान एक पत्थर पर सर रखकर सो रहा था। आग बुझ गई थी। मैं बाहर आई। भूख से मेरा बुरा हाल था, ठंड भी लग रही थी। मैं तो अपना सब कुछ बस में भूल गई थी। मैंने देखा वो अपनी जैकेट एक तरफ रखकर सो रहा था। शायद उसने स्वेटर भी पहन रखा था, इसलिए उसे जैकेट की जरूरत नहीं थी। मैंने वो जैकेट उठाई और पहन ली, लेकिन जैसे ही उसने कदमों की आहट सुनी तो फौरन से उठ गया। जैसे ही उठा, उसने तुरंत पिस्टल पकड़ के इधर उधर देखना शुरू किया। जब मेरी तरफ देखा तो कहने लगा, तुम हो? तुम बाहर क्यों आई? मैंने कहा, मुझे भूख लग रही है। तो कहने लगा, अच्छा देखता हूँ, कोई शिकार करता हूँ। अब खाने का इंतजाम तो करना है ना, भूख तो मुझे भी लग रही है। फिर कहने लगा, तुम यहाँ बैठो, मैं आता हूँ, देखता हूँ शायद कहीं से कोई फल वगैरह नजर आ जाए। वो मुझे वहीं बिठाकर जा चुका था। मैं वहां पर उसके सामान का जायजा लेने लगी। एक सफारी बैग था। मैंने वो खोल कर देखा तो उसमें उसके कपड़े थे, साथ में तेज धार वाले चाकू भी थे, शायद जानवरों को चीड़-फाड़ करने के लिए। बहरहाल मैंने उसका बैग बंद करके वहीं रख दिया। मैं भी देख रही थी कि कहीं से कोई पानी का इंतजाम हो तो अपना हाथ मुंह धो लूं। एक बड़ा सा पानी का कैन पड़ा था। मैंने उसमें से पानी लिया और हाथ मुंह धोने लगी, लेकिन फिर मुझे लगा जैसे कदमों की आहट मेरी तरफ आ रही है। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हो। मुझे लगा ये वही होगा, लेकिन जैसे ही मैंने पलट के देखा तो मेरी जान निकल गई। वो डाकू थे, जिनको मैंने उस झील के पास देख चुकी थी। उन्हें देखकर तो मेरी जान निकल गई। एक तरफ उनके घोड़े खड़े थे। वो बोले, लड़की खड़ी हो जाओ। बेहद सख्त लहजा था उनका। मैं तो सांस लेना भूल गई। मैं चुपचाप खड़ी हो गई। वो सब जगह का जायजा लेने लगे। बोले, कौन हो और तुम्हारे साथ में कौन है? उन्हें देखकर तो मैं जवाब देना भूल गई। मैंने नीचे से मिट्टी पड़ी हुई उठाई और उस आदमी की आंखों में डालते हुए खड़ी हो गई। वो अपनी आंखें मसलने लगा और मैंने भागना शुरू कर दिया, लेकिन मैं ज्यादा देर तक भाग नहीं पाई। दूसरे आदमियों ने मुझे पकड़ लिया। मैं चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। वो बोली, यहाँ तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। जो आएगा वो हमारे हाथों मारा जाएगा। अब तुम बताओ कि तुम कौन हो और इस जंगल में कैसे पहुंची? मैंने कहा कि मैं कॉलेज की बस से नीचे उतरी थी, फिर मैं रास्ता भटक गई, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। वो कहने लगे, कॉलेज की बस से निकलकर रास्ता भटकने पर यहाँ खेमा लगा लिया? किसे बेवकूफ बना रही हो? बताओ तुम्हारे साथ कौन है? इससे पहले कि मैं कोई भी जवाब देती, मैंने पीछे देखा तो वही नौजवान था। उसने हाथ में कुछ फल पकड़े हुए थे। मुझे उसने डाकुओं की गिरफ्त में देखा तो चुप रहने का इशारा किया। मैंने कहा, कोई नहीं है मेरे साथ। मेरा जवाब सुनकर उस आदमी ने अपने माथे पर बल डाले। इतने में उस नौजवान ने अपनी जेब से पिस्तौल निकाली और डाकू के पीछे रख दी। फिर कहने लगा, अपना हथियार फेंक दो वरना मैं गोली चला दूंगा। जैसे ही सबने उसकी आवाज सुनी, सब के सब पलट गए और मैं धीरे से खिसक गई और उस नौजवान के पास पहुंची और पीछे छुप गई। सब के सब डाकू से देख रहे थे। वो कहने लगा, ये लड़के इस लड़की को हमारे हवाले कर दे, हम तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। वो बोला, ये लड़की मेरी बीवी है, समझ आया? मैं ऐसे कैसे इसे तुम्हारे हवाले कर दूं? तभी एक डाकू अचानक से अपनी पिस्तौल निकालने लगा तो उस नौजवान ने उसके हाथ पर गोली चला दी। कहने लगा, क्या समझ रखा था कि तुम छुपकर वार करोगे और मैं देखूंगा नहीं? फिर उस नौजवान ने सब डाकुओं के पैरों पर गोली चला दी। उनके पैर जख्मी हो गए थे। वो अपने घोड़े पर सवार होकर जा चुके थे। वो कहने लगा, हमें यहाँ से जाना होगा, ये सब कुछ उठाना होगा। ये लोग कभी भी यहाँ फिर से आ सकते हैं। अब मेरे पिस्टल में गोलियां बिल्कुल नहीं थी। मैंने सब खत्म कर दी। उसने जल्दी से अपना खेमा पैक किया। अब वो बिल्कुल छोटा सा था। उसे बैग में रख लिया। वो कहने लगा, ये तुम पकड़ लो, और बाकी सामान उसने पकड़ लिया। मेरा हाथ पकड़ के जंगल में न जाने कहां कहां मुझे लेकर जा रहा था। उस वक्त वो मेरे लिए किसी मसीहा से कम नहीं था। फिर उसने एक ऐसी जगह पर खेमा लगाया, इसकी कुछ ही दूरी पर झील थी, लेकिन वो खेमा कहीं छुपा हुआ था। वो कहने लगा, फिलहाल ये जगह मुझे सेफ लग रही है। कब से मैं ये झील ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मिल नहीं रही थी। हो सकता है मेरे कमबख्त दोस्त भी मुझे नजर आ जाएं।
वो बोला, तुम जाओ, खेमे में जाकर बैठो, मैं नहाना चाहता हूँ। मैं अंदर चली गई। कुछ देर बाद जब वो आया तो गीले बालों पर हाथ फेर रहा था। फिर मेरी तरफ देखकर बोला, मेरे पास एक पैंट शर्ट मौजूद है, तुम चाहो तो पहन सकती हो। मेरे कपड़े काफी गंदे हो चुके थे। फिर उसने मुझे एक पैंट शर्ट निकाल कर दी। कहने लगा, ये बेल्ट भी रख लो, इससे तुम कुछ एडजस्ट कर लेना। मैं कपड़े बदल कर बाहर आ गई तो मुझे देखकर मुस्कुराहट दबा रहा था। मैंने पहली बार ऐसी कोई शर्ट पैंट पहनी थी। वो पैंट काफी ढीली थी। बेल्ट के साथ मैं बड़ी मुश्किल से एडजस्ट किया था। मैंने कहा, अब हंस क्यों रहे हो? तो बोला, ऐसे अच्छी लग रही हो। फिर बोला, पिछले 24 घंटे से तुम मेरे साथ हो, लेकिन मुझे तुम्हारा नाम तक नहीं पता। मैंने कहा, मेरा नाम जैस्मीन है। बोला, बड़ा अजीब नाम है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी सल्तनत की शहजादी का नाम हो। फिर हंसने लगा। मैंने कहा, सल्तनत का तो नहीं पता, लेकिन मैं इससे पहले कि उसे अपने बारे में कुछ और मैं बताती, बोला, अरे मैं फल लाया था, वो तो भूल ही गए। फिर उसने अपने बैग से चाकू निकाला और सभी फलों के बहुत ही अच्छे से छोटे छोटे टुकड़े किए और मुझे खाने को दे दिए। फिर उसने अपने बैग से हंसिया निकाला। बोला, मैं लकड़ियां तोड़ कर लाता हूँ, आग जलाने के काम आएंगी। कुछ देर में बहुत सारी लकड़ियां ले आया। फिर उसने कहा कि मेरे सामान में मिट्टी के तेल की बोतल है, वो डालो और आग जलाओ, माचिस भी होगी। मैंने ऐसा ही किया। हालांकि फलों से भूख मिटी तो नहीं थी, लेकिन भूख के मारे उस वक्त मेरी ऐसी हालत खराब थी, इसलिए वो फल भी बहुत अच्छे लग रहे थे। फिर वो बोला, खाने के बाद हम कोशिश करते हैं कि मेन सड़क का रास्ता तलाश करें। अब सारी जिंदगी इस जंगल में भटक भटक कर तो नहीं गुजार सकते। अब मेरे अंदर भी कुछ ताकत आ चुकी थी। उसने हाथ में एक सफेद रंग की चौक पकड़ी और वो पेड़ों पर उससे निशान लगाने लगा। बोला, जब मेरे दोस्त मुझे ढूंढेंगे तो वो इन निशानों को देखकर मुझ तक पहुंच सकते हैं। फिर वो मुझसे बोला, तुमने कभी सोचा था कि तुम्हारे साथ कोई ऐसा हादसा हो जाएगा? मैंने कहा, नहीं, सोचा तो नहीं था, लेकिन अच्छा लग रहा है। ये बात सुनकर वो मुझे हैरत से देखकर बोला, यहाँ जंगल में रहना तुम्हें अच्छा लग रहा है? अगर कोई सांप बिच्छू काट लेता तो इस वक्त मर चुकी होती, या फिर कोई खतरनाक जानवर तुम्हें अपना निवाला बना चुका होता और तुम इस वक्त उसके पेट में होती। अगर तुम बच जाती तो डाकुओं के हाथ लग जाती। फिर वो तुम्हारे साथ क्या करते ये तुम अच्छे से समझती होगी। फिर भी तुम ये कह रही हो कि तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है। मैंने कहा, मुझे तुम्हारे साथ जंगल में ही एडवेंचर करना अच्छा लग रहा है। मेरी बात सुनकर उसने मुझे घूर कर देखा। फिर बोला, मुझ पर लाइन मारने की जरूरत नहीं है, मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ। जानती हो, मेरे सामान में शराब की बोतल भी है। मैं एक अय्याज किस्म का लड़का हूँ। वो तो तुम शरीफ लड़की हो, इसलिए शराफत दिखा रहा हूँ। उसकी बात सुनकर पहली बार मुझे उसे कुछ डर सा महसूस हुआ। मेरे चेहरे की उड़ी रंगत देखकर वो हंसने लगा। बोला, अब आ रहा है मजा तुम्हें मेरे साथ एडवेंचर करने का? ये कहते हुए भी वो जोर जोर से हंसने लगा। मैंने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो ना? तो बोला, बिल्कुल भी नहीं, सच कह रहा हूँ। फिलहाल तो मुझे रास्ता ढूंढना है, वरना तुम्हें अपने बैग में रखी शराब की बोतल भी दिखा देता। हम काफी देर तक उस जंगल में भटकते रहे थे। हम लोग शायद काफी दूर निकल आए थे। अब शाम होने लगी थी। मैंने उससे कहा, तुम्हारा नाम क्या है? तो कहने लगा, मेरा नाम अमर है। मैंने कहा, अमर, मुझे वापस जाना है, ठंड भी लग रही है और मैं थक गई हूँ। फिर वापस जाकर खाने का भी इंतजाम करना है। जैसे ही हम वापस पलटे, बारिश शुरू हो गई। वो बोला, अरे यार, क्या मुसीबत है, बारिश भी आज ही होनी थी। तेज तूफानी बारिश में 5 मिनट के अंदर ही हम भीग चुके थे। फिर वो चौक के निशान देखते हुए हम वापस अपनी जगह पर चलने लगे। इतनी तेज बारिश थी कि सारे निशान मिट गए, इसीलिए वो मेरा हाथ पकड़े बहुत तेजी से चल रहा था, तकरीबन भाग रहा था। 1 घंटे बाद मैं थकने लगी। मैंने कहा, मैं नहीं भाग पाऊंगी, मैं बहुत थक गई हूँ। तो बोला, चुप रहो, अगर ये आगे के सारे निशान मिट गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। 2 घंटे वो मुझे अपने साथ लिए भागता रहा। तब जाकर कहीं हम खेमे की जगह पर पहुंचे, लेकिन वहां बहुत पानी भर चुका था। उसने अपना गीला स्वेटर उतार कर एक तरफ रख दिया। खेमे में भी पानी आ चुका था। बोला, अरे यार, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई, अब क्या करूं? मैं सर्दी से कांप रही थी, मेरे कपड़े भीग चुके थे। उसने लकड़ियां जलाने की कोशिश की, लेकिन बारिश अभी भी हो रही थी, इसलिए लकड़ियां नहीं जल रही थी। मेरी ये हालत थी कि सर्दी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जब कुछ भी नहीं हो पाया तो उसने बैग से एक शराब की बोतल निकाली। ये देखकर मेरी तो जान निकलने लगी। उसने बोतल खोली, 3-4 घूंट पी लिए,
फिर मेरी तरफ आकर शराब की बोतल मुझे पकड़ाई और बोला, 2-4 घूंट पी लो। मैंने कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। बोला, अगर जिंदा रहना है तो ये पी लो, इसको पीने से तुम्हें सर्दी नहीं लगेगी, वरना मुझे कोई ऐतराज नहीं है। इस सर्दी में अगर तुम्हें मरने का शौक है तो शौक से मर सकती हो। उसने कंधे उचकाए, 2 घूंट पिए और पेड़ की छांव में, जहां नीचे पानी नहीं था, वहां बैठ गया। फिलहाल वही एक ऐसी जगह थी जो कुछ ऊंची थी, बाकी सब जगह ढलान थी। मुझे बोला, यहाँ आ जाओ, वरना वाकई मर जाओगी। चाहो तो शराब पी सकती हो। मैंने कहा, नहीं, मैं ऐसी गलत चीज नहीं करती। फिर वो शराब पीते कहने लगा, जब जिंदगी और मौत का सवाल हो तो थोड़ी सी पी लेने से अगर जिंदगी बच जाए तो बचा लेनी चाहिए, बाकी तुम्हारी मर्जी है। ये कहकर उसने टोपी अपने मुंह पर रखकर पेड़ की टेक लगाकर आंखें बंद कर ली। मैं दोनों हाथ बांधे सर्दी से कांप रही थी। बारिश अब रुक चुकी थी, लेकिन पानी बहुत जमा था। मैं उसके पास जाने से घबरा रही थी, क्योंकि नशे में इंसान का कुछ पता नहीं चलता। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ रही थी, सर्दी बढ़ती जा रही थी। अब तो मुझे अपने हाथ भी नीले नीले से लगने लगे थे। मुझे लग रहा था मैं मर जाऊंगी। सांस लेने में भी घुटन महसूस हो रही थी। सामने शराब की बोतल पड़ी थी। मैंने आंखें बंद की, उस बोतल को पकड़कर 2-4 घूंट पी लिए। फिर अपने लेटने की जगह ढूंढने लगी, जो कि सिर्फ उसी पेड़ के पास थी जहां अमर बैठा था। मैं उस पेड़ के पास चली गई और वहीं बैठ गई। अब मुझे नींद से आने लगी। मैं गहरी नींद में थी कि जब मुझे अपने वजूद पर किसी की उंगलियां महसूस होने लगीं, और जैसे ही मेरी आंख खुली तो देखा कि अमर मुझे अपने बाजुओं में भर चुका था, और फिर उसने मेरे साथ वो सब। तभी फिर मेरी नींद पूरी तरह से खुली। मैंने देखा कि मैं तो सपना देख रही थी कि अमर मेरे साथ ऐसी वैसी हरकत कर रहा था, जबकि असल में जब मैंने ध्यान दिया तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि वो सांप मेरे शरीर पर लिपट चुका था। मैं बहुत धीरे धीरे अमर को पुकार रही थी, लेकिन वो नशे में गहरी नींद सो रहा था। मेरे गले से आवाज मुश्किल से निकल रही थी। मैं बार बार उसे बुला रही थी, लेकिन वो चुप था। मैं मुश्किल से अपने पैर धीरे से अमर के करीब करी। डर के मारे मेरी जान निकल रही थी। मैं ठीक से सांस भी नहीं ले रही थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने अपने पैर से उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत गहरी नींद में था। लेकिन मैं बार बार उसके पैर पर पैर मार रही थी ताकि उसकी आंख खुल जाए, लेकिन वो कसमसाकर फिर से सो गया। फिर मैंने उसके पैर पर पैर फेरा, लेकिन धीरे धीरे वो मेरे करीब होने लगा। अब सांप के मुंह का रुख उसकी तरफ भी था। मैं बार बार उसे जगा रही थी, लेकिन वो सुनता ही नहीं। अचानक मैंने जोर से आवाज की तो वो जाग गया। फिर उसने देखा कि वो सांप मेरे बाजू पर डस चुका था। मुझे तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे अंदर करंट लगा दिया हो। ये देखते ही अमर ने सांप का मुंह पकड़ा और बुरी तरह से मसल दिया, उसे दूर फेंक दिया। वो मुझसे बोला, जल्दी से उठकर बैठो। मैं तो बेजान सी होने लगी थी। सांप का खौफ ही इंसान को मार डालता है, और फिर उसने तो मुझे डस लिया था। अमर ने जल्दी से अपनी शर्ट उतारी, उसकी बाजू फाड़ी और मेरे बाजू के दोनों तरफ से बांध दिया। कहने लगा, इससे जहर नहीं फैलेगा। मैं दर्द से कराहने लगी। मुझे लग रहा था कि मेरा बाजू टूट जाएगा। उसने बहुत जोर से बांधा था, लेकिन उसके बाद जो कुछ उसने किया वो मेरे होश उड़ाने के लिए बहुत था। उसने बाजू पर से मेरी कमीज फाड़ी और जहां पर सांप ने डसा था वहां पर अपने होंठ रखकर सारा जहर अपने मुंह में डालने लगा और बाहर थूकने लगा। उसकी हरकत पर मेरे पूरे वजूद में सनसनी सी दौड़ गई थी। कुछ ही देर में मेरा हाथ नीला हो गया। फिर वो बोला, तुम बैठो, मैं अभी आता हूँ। पता नहीं कहाँ गया था, लेकिन 10 मिनट बाद आया तो उसके हाथ में कुछ पत्ते थे। वो उसने मेरे बाजू पर रख दिए और फिर अपनी शर्ट का एक टुकड़ा और फाड़ा और मेरे हाथ पर बांध दिया। बोला, इससे जख्म खत्म हो जाएगा। फिर मुझे लेकर खेमे की तरफ आया, जहां पर पानी अब खत्म हो चुका था। मुझसे बोला, यहाँ आराम करो, और खुद झील के पास जाकर हाथ मुंह धोने लगा। मैं नहीं जानती थी कि कोई शख्स मेरी खातिर जहर को मेरे अंदर से निकालने के लिए अपने मुंह में ले लेगा। बहरहाल मेरे दिल में उसके लिए अब कुछ और ही जज्बात पैदा होने लगे थे। शायद मैं उससे मोहब्बत करने लगी थी। कुछ देर बाद वो मेरे पास आया और बोला, असल में सर्दी बहुत थी और मैंने शराब कुछ ज्यादा ही पी ली। मुझे चाहिए था कि मैं तुम पर भी वो दवा लगा देता जिससे सांप और बिच्छू करीब नहीं आते हैं। मैं खेमे के बाहर ही खड़ी थी। अब वो अपने बैग में से एक दूसरी शर्ट निकालकर पहन रहा था, क्योंकि उसकी शर्ट फट चुकी थी। इतनी तेज सर्दी में ना उसने सर्दी की परवाह की, ना अपने कपड़ों की परवाह की।
लेकिन वो मेरी जान बचा चुका था। मैंने कहा, तुम्हें क्या पता कि जो पत्ते तुमने बांधे हैं वो मेरा जहर खत्म कर देंगे? तो बोला, मुझे सब पता है, पुराना खिलाड़ी हूं मैं, पहली बार शिकार पर नहीं आया हूँ। बस ये जंगल मेरे लिए नया है, वरना मैंने बहुत शिकार किए हैं। शिकार मेरा खानदानी शौक है, नस्ल दर नस्ल मेरे अंदर चला आ रहा है, और शायद मेरे बच्चे भी यही काम करेंगे। बोला, मुझे ये पता है कि कौन से पेड़ के पत्ते जहर खत्म करते हैं। भगवान ने हर चीज का तोड़ निकाल रखा है। फिर मुझसे बोला, जाओ, खेमा सूख गया है, तुम जाकर सो सकती हो। मैं अंदर चली गई, लेकिन मुझे डर लग रहा था कि कहीं मेरे शरीर में जहर ना फैल जाए। हालांकि अभी मेरा हाथ पूरी तरह से बंधा हुआ था। धीरे धीरे मुझे नींद आने लगी। मैं सो चुकी थी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मुझे अमर के साथ दो और लोगों की आवाज सुनाई दी। मैं जैसे ही खेमे से बाहर आई तो दो नौजवान वहां अमर के साथ बैठे थे। अमर उन्हें बुरा भला कह रहा था। कहाँ मर गए थे तुम लोग, मुझे अकेला छोड़कर? पता भी है ना कि मैं इस जंगल में पहली बार शिकार के लिए आया हूँ। वो कहने लगे, हम कौन सा अपने शौक से तुमसे अलग हुए थे, बस पता ही नहीं चला। और हम भी तो कब से तुम्हें तलाश कर रहे थे। अच्छा हुआ कि तू मिल गया। बातें करते करते उनकी नजर मुझ पर पड़ी। वो अमर से बोले, ये लड़की कौन है? बड़ी खूबसूरत है। अमर ने कहा, ये जैस्मीन है। मैंने तुरंत कहा, मेरा नाम राशि है। तो उसने हैरानी से मुझे देखा। फिर वो आगे बताने लगा, इसकी बस इसे यहाँ छोड़कर चली गई। अमर की बात सुनकर वो दोनों उसे अजीब नजरों से देखकर मुस्कुराने लगे और बोले, ये कितने दिन से तुम्हारे पास है? अमर बोला, जब से तुम लोग यहाँ से दफा हुए तो मुझे ये मिल गई थी। वो कहने लगे, फिर तो जंगल में मंगल तुम मना चुके होगे। उनका ये कहना था कि अमर ने उन्हें घूर कर देखा और बोला, तमीज से बात करो, हर लड़की के लिए हर तरह के कमेंट्स नहीं होते हैं। ये काफी शरीफ लड़की है और बेचारी रास्ता भटक गई है। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ से सड़क का रास्ता कहाँ है? पहले हम अपने घर जाएंगे और फिर इस लड़की का पता ढूंढकर इसे भी इसके घर पहुंचाना है। वो नौजवान अमर के सख्त लहजे को सुनकर सीधे हो गए थे। उनके साथ मैं मेन रोड तक पहुंची। वो लोग वहां के सारे रास्ते जानते थे। सामने ही जीप खड़ी थी। एक नौजवान ने मुझे बैठने का इशारा किया। वो अपना सारा सामान समेट चुका था। 5 घंटे की थका देने वाले सफर के बाद जैसे ही मैं एक गांव में दाखिल हुई तो मुझे कुछ अजीब सा लगा था। लेकिन वहां पर डॉक्टर और क्लिनिक भी था। सबसे पहले अमर मुझे वहीं ले गया। डॉक्टर को उसने सब बताया। उन्होंने मेरा जख्म देखा, चेकअप किया और बोले, जहर का असर तकरीबन खत्म है। फिर उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगा दिया और दवा दे दी। उसके बाद हमें एक बहुत बड़ी हवेली के बाहर पहुंचे। चौकीदार ने तुरंत ही दरवाजा खोला। जैसे ही अमर की जीप अंदर आई, सामने जिस शख्स पर मेरी नजर पड़ी तो मेरे होश उड़ गए थे। वो तो विक्रम सिंह था, मेरे पिता का जानी दुश्मन। मुझे देखकर उसके माथे पर बल पड़े, चेहरे पर गुस्सा आया। उसने अमर से कहा, तुम्हें ये लड़की कहाँ से मिली? अमर ने कहा, पापा, ये जंगल में रास्ता भटक गई थी। ये सुनकर तो विक्रम सिंह के लबों पर मुस्कान आई। तो क्या अमर विक्रम सिंह का बेटा था? मेरे तो होश उड़ गए थे। मैं उस वक्त अपने दुश्मनों के घर पर थी और ये बात मेरे लिए खतरे से खाली नहीं थी। विक्रम सिंह बोला, तुम जानते हो ये लड़की कौन है? अमर बोला, नहीं, लेकिन पापा, इसको इसके घर तक पहुंचाना है, हिफाजत के साथ। ये सुनकर विक्रम सिंह के चेहरे पर फिर मुस्कान आई। वो बोला, अगर मैं तुम्हें बता दूं कि ये कौन है तो तुम्हारा इरादा बदल जाएगा। वो बोला, कौन है ये? विक्रम सिंह ने बताया, ये तेरे बड़े भाई के कातिल की बेटी है। ये सुनकर अमर के चेहरे के भाव बिगड़े। वो गुस्से में आ गया और मुझे घूर कर देखने लगा और बोला, ये जसवंत राणा की बेटी है? विक्रम सिंह बोला, हाँ, राशि राणा। फिर वो अमर के पास आ गया। बोला, तूने तो आज मेरा दिल खुश कर दिया। दुश्मन की बेटी को तू घर ले आ गया। अब मजा आएगा जब जसवंत राणा हमारे कदमों पर बैठकर अपनी बेटी की इज्जत और जिंदगी की भीख मांग रहा होगा। मुझे तो लगा कि बस मैं मौत के कुएं में जा गिरी हूँ। अमर उस वक्त मुझे नफरत से देख रहा था। फिर बड़े गुस्से से उसने अपनी एक नौकरानी को बुलाकर कहा, इसे ले जाकर गेस्ट रूम में बंद कर दो। मैंने अमर के पास आई। मैंने कहा, देखो, मेरा कोई कसूर नहीं। तुम मुझसे बदला नहीं ले सकते। तुमने वादा किया था कि तुम मुझे मेरे घर तक पहुंचाओगे। मेरे पापा बहुत परेशान हो रहे होंगे। प्लीज यहाँ से मुझे मेरे घर पहुंचा दो। अमर बोला, शट अप। अगर मुझे पता होता कि तुम जसवंत राणा की बेटी हो तो मैं तुम्हें जंगल में ही मार कर दफन कर चुका होता, या किसी जानवर के सामने तुम्हें फेंक देता जो तुम्हें चीर फाड़ के खा जाता, और तब भी शायद मुझे सुकून न मिलता। अमर का ये रूप देखकर मैं हैरान थी। उसने नौकरानी से फिर कहा, इसका हाथ पकड़ो और गेस्ट रूम में बंद कर दो।
वो मेरा हाथ पकड़कर अंदर ले जाने लगी। मैं बार बार उसे पुकार रही थी। मैं कह रही थी कि मुझे मेरे पापा के घर पर छोड़ दो, लेकिन वो नौकरानी मुझे बड़ी सख्ती से अंदर ले गई, सामने एक कमरे में, जहां पर ले जाकर उसने मुझे बंद कर दिया। मैं फिर रोने लगी, दरवाजा खटखटाने लगी कि दरवाजा खोलो, मुझे क्यों कैद कर रखा है। लेकिन दरवाजा नहीं खुला। रोते रोते वहीं दरवाजे पर बैठे बैठे मेरी आंख लग गई। फिर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने दरवाजा खोलने की कोशिश की। मैं उठकर खड़ी हो गई। देखा तो अमर था। मैं पीछे हट गई। वो अंदर दाखिल हुआ, दरवाजा बंद कर दिया। मैंने कहा, देखो मुझे जाने दो, मेरा कोई कसूर नहीं है। ये मर्दों की लड़ाई है, दो राजनीतिक घरानों की लड़ाई है। मुझे इस लड़ाई का हिस्सा मत बनाओ। वो कहने लगा, कब से मुझे तुम्हारी तलाश थी। पापा अगर मुझे ऑस्ट्रेलिया ना भेजते तो मैं तुम्हें यकीनन इस वक्त मार कर फेंक देता। इत्तेफाक है कि मैं वापस आया और जंगल में ही तुमसे मेरी मुलाकात हो गई। लेकिन अफसोस कि मुझे पता नहीं था कि तुम मेरे दुश्मन की बेटी हो। मैं उसके सामने रोने लगी तो बोला, मेरे लिए ये सब बेअसर है। तुम चाहो रो, चाहे मर जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अमर ने बताया कि मैंने तुम्हारे बाप को खबर कर दी है। वो तड़प कर रह गया था और कह रहा था कि मेरी बेटी मेरे हवाले कर दो, वरना बहुत पछताओगे। मैंने कहा कि मैंने तो तुम्हारी बेटी के साथ कई रातें गुजारी हैं। उसकी ये बात सुनकर मैं तड़प उठी थी। मैंने गुस्से से अमर का गिरेबान पकड़ लिया। मैंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी घटिया बात करते हुए? तुमने मेरे पापा के सामने झूठ क्यों बोला? मैं जानती थी कि मेरे पापा ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अमर ने मेरे दोनों हाथ पकड़ के अपना गिरेबान छुड़ाया और बोला, इसी झूठ को सच करने के लिए आया हूँ। तुम मुझसे बच नहीं सकती हो। अपने भाई का बदला मैं तुमसे लूंगा। मैंने कहा, तुम मर्द हो या ना मर्द हो, बस मजबूर औरत से बदला लेना बहादुर लोगों का काम नहीं होता। वो कहने लगा, मैं कितना मर्द हूँ ये आज रात तुम्हें पता चल जाएगा। कुछ देर में पंडित आने वाला है। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि चुपचाप शादी कर लेना, वरना मेरा क्या है, मैं तो ऐसे भी तुम्हारे करीब आ सकता हूँ। उसने लापरवाही से कंधे उचकाते हुए कहा। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही शख्स है जिसने मेरी मदद की थी। मुझे तो लग रहा था कि वो ये नहीं है। मैंने कहा, अपनी कैद में रखकर तुम जबरदस्ती शादी कर भी लोगे तो याद रखना मैं भाग जाऊंगी। मेरी बात सुनकर वो मेरे पास आया और बाजू पकड़ के मुझे अपने करीब करके मेरी आंखों में गुस्से से देखने लगा और बोला, मेरी बुलबुल, तुम्हारे पर काटना ये अमर सिंह अच्छी तरह से जानता है। एक कदम भी इस हवेली से तुम बाहर नहीं निकाल सकती हो। मैं तुम्हें इस काबिल छोड़ूंगा ही नहीं। तुम्हें अभी उस आग का अंदाजा ही नहीं है जो मेरी सीने में लगी हुई है। इस वक्त मैं तुमसे बहुत तमीज से बात कर रहा हूँ। अभी तक तुमने मेरे गुस्से को देखा ही कहाँ है जाने मन। जरा भी भागने की कोशिश तो करो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे हाथ उसने बहुत जोर से पकड़े थे। मैंने कहा, मेरा बाजू छोड़ो अमर, दर्द हो रहा है, पीछे हटो। मैंने उसे खुद को छुड़ाने की कोशिश की तो बोला, दर्द का मजा भी दिखाऊंगा। टेंशन क्यों ले रही हो? तुम्हारी जिंदगी में अब दर्द ही दर्द रह जाएगा। मेरी नौकरानी तुम्हें अभी शादी का जोड़ा देकर जाएगी। चुपचाप पहन लेना। और रह गई तुम्हारे भूखे रहने की, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं कभी भी तुम्हारी मिन्नतें नहीं करूंगा। भूखी रहो या खाओ, तुम्हारी मर्जी है। ये कहकर उसने मेरा बाजू छोड़ा और फिर कमरे से बाहर चला गया। कुछ ही देर में नौकरानी एक खूबसूरत सा लहंगा मेरे कमरे में छोड़ गई। बार बार मुझे अपने पापा का ख्याल आ रहा था। सालों पहले मेरे पापा के गांव में रहने वाले लोगों की और मेरे पापा की दुश्मनी विक्रम सिंह के साथ जारी थी। जब से मैंने होश संभाला था यही सुना था कि ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं और उनके दिल में नफरत के ही जज्बात बैठे थे। जमीन के विवाद पर एक झगड़े में विक्रम सिंह का बड़ा बेटा मर गया था, लेकिन लोग तो तब हमारी तरफ के भी मारे गए थे। इसीलिए सुनने में यही आया था कि छोटे बेटे को उसने विदेश भिजवा दिया है। पंचायत में यही फैसला किया था कि बराबर के लोग मारे गए हैं, इसीलिए इस झगड़े को खत्म करके समझौता किया जाए। उस वक्त तो बात खत्म हो चुकी थी, लेकिन अंदर ही अंदर दुश्मनी बढ़ रही थी। जब भी विक्रम सिंह का दाव लगता तो वो कोई न कोई नुकसान पहुंचाता था, और जब मेरे पिता को मौका मिलता तो वो भी पीछे नहीं हटते थे। दोनों को एक दूसरे की शकल से भी नफरत थी, और अब मेरे पिता को शिकस्त देने के लिए मैं मिल गई थी। पता नहीं ये सियासत की लड़ाई में औरत ही क्यों हत्थे चढ़ जाती है। मैं जानती थी कि अगली पिछली सारी कसर विक्रम सिंह और उसका बेटा मुझ पर जुल्म करके पूरी करेंगे। रोते हुए मैंने वो लहंगा पहन लिया था, क्योंकि मैं जानती थी कि वो मुझे छोड़ेगा नहीं। इसलिए आंसू बहाते हुए मैंने लहंगा पहना।
लेकिन मेकअप नहीं किया, शादी भी चुपचाप कर ली, कोई तमाशा खड़ा नहीं किया। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन जैसे ही अमर मेरे कमरे में आया तो वो आधा नशे में था। उसने दरवाजा बंद किया, बेड पर आकर लेट गया। मैं बेड से खड़ी हो गई। 24 घंटे से ज्यादा गुजर चुके थे और मैंने कुछ भी नहीं खाया था, और उस आदमी को मेरी जरा भी परवाह नहीं थी। वो घूर कर मुझे देख रहा था। मैंने उससे कहा कि मुझे भूख लगी है। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगा। बोला, नौकरानी आई थी ना तुम्हारे पास खाना लेकर? क्या कहा था तुमने? कि भूखी मर जाऊंगी लेकिन खाना नहीं खाऊंगी। हमारे घर का एक निवाला भी तुम्हारे लिए बेकार है, और पानी का एक घूंट भी। वो मेरी ही बातों को दोहरा रहा था। बोला, अब क्या हुआ? अभी तो 2 दिन भी नहीं गुजरे और तुम पर हमारे घर का दाना पानी अब बेहतर हो गया। जो खाना है कल खाना। मैंने कहा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, प्लीज मुझे कुछ भी दे दो। वो उठकर बैठ गया। बोला, कुछ भी? फिर उसने फोन करके नौकरानी से खाना लाने को कहा। कुछ देर में नौकरानी दरवाजे पर दस्तक दी और वो खाने की ट्रे टेबल पर रखकर चली गई। मैं जानती थी कि अमर मेरी तरफ ही देख रहा था, लेकिन मैं खाना खाती रही और बहुत धीरे धीरे खाती रही ताकि वो सो जाए। शराब तो उसने वैसे भी पी रखी थी। मैं चाहती थी कि उसे नींद आ जाए और मेरी जान बच जाए। एक ऐसे शख्स की दरिंदगी का निशाना बनना एक औरत के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, जिसे वो अपने दिल में बसा चुकी हो और उससे मोहब्बत करती हो। मैं उससे प्यार करती थी और इसीलिए उससे नफरत नहीं करना चाहती थी। लेकिन जो कुछ भी वो आज रात मेरे साथ करने के बारे में सोच रहा था, यकीनन मुझे उससे नफरत हो जाती। काफी देर वो मुझे खाना खाते देखता रहा। अब उसे नींद आने लगी थी। नशे का असर उस पर होने लगा। वो कहने लगा, तुम क्या कर रही हो? जल्दी खाओ। मैंने कहा, प्लीज खाना तो खाने दो, बहुत भूख लग रही है। मैं धीरे धीरे निवाला ले रही थी और आराम से खा रही थी। वो बेड पर लेट चुका था। उसकी आंखें बंद होने लगीं। मैंने सुकून की सांस ली। खाना खाने के बाद मैंने बर्तन धीरे से एक तरफ रख दिए और धीरे से तकिया उठाया और सोफे पर जाकर लेट गई, क्योंकि वो गहरी नींद में सो चुका था। मैं उसके चेहरे की तरफ देख रही थी। वो बुरा इंसान नहीं था, लेकिन बदले की आग में बुरा बनना चाहता था। पता नहीं क्यों कभी कभी हमें जिस इंसान से मोहब्बत हो जाती है, हम उसका कोई भी बुरा रूप नहीं देखना चाहते। मैं भी नहीं देखना चाहती थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। पता नहीं ये दुश्मनी कब खत्म होगी। शायद एक मर्द के लिए एक औरत से नफरत करना आसान हो जाता होगा जिससे उसने मोहब्बत की, लेकिन औरत के लिए शायद मुश्किल होता है। रात को पता नहीं कब मुझे नींद आई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो अमर बेड पर लेटे मुझे ही देख रहा था। जैसे ही मेरा उसकी नजरों से सामना हुआ तो फौरन से नजर चुरा गया और अपनी आंखें बंद कर ली। फिर बोला, तुमने मुझसे बचने के लिए रात को खाना खाने का बहाना बनाया था कि मैं सो जाऊं। फिर उसने बैठकर क्राउन से टेक लगा ली। बोला, चलो, एक रात तो तुमने ये बहाना बना लिया, अगली रात क्या करोगी और अभी क्या करोगी? मैं सोफे से उठकर उसके पास बेड पर बैठ गई। ये देखकर वो कुछ हैरान हुआ। मैंने कहा, अमर, हमने बस कुछ ही दिन एक दूसरे के साथ गुजारे हैं, लेकिन बहुत अच्छे गुजारे हैं। मैं तुम्हारे अंदर एक बहुत अच्छे इंसान को देखा है। तुम अगर बुरे होते तो जंगल में मुझे कभी भी ना छोड़ते, लेकिन तुमने मुझे डाकू से बचाया, सांप के जहर से बचाया। तुम बुरे इंसान नहीं हो और मैं नहीं चाहती कि तुम बुरे बन जाओ। इस लड़ाई से हमें क्या मिलेगा? वो कहने लगा, सुकून मिलेगा। मैंने कहा, तो फिर जान से मार कर मुझे अपना बदला पूरा कर लो। मेरे खून से अपने हाथ रंग के तुम्हें जो सुकून मिल जाएगा। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, बरसों से ये आग लगी है, इतनी आसानी से नहीं बुझ सकती। मैंने आंखें बंद करके कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ और अब तुमसे नफरत नहीं करना चाहती। मैं उसके सामने बेबसी से रोने लगी। वो मुझे रोता हुआ देखकर बोला, लेकिन मैंने तुमसे मोहब्बत नहीं की। देखो, अगर तुम मेरे कहने के हिसाब से चलोगी तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैंने उससे पूछा तो बोला, कुछ दिन के बाद तुम्हारे बाप और मेरे बाप के बीच में वोटिंग का सिलसिला जारी होगा। उस वक्त तुम्हें हमारे साथ खड़े होना पड़ेगा। तुम अपने घर वालों के खिलाफ आवाज उठाओगी, हमारे हक में नारे लगाओगी और ये कहना होगा कि तुम यहाँ खुश हो, तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं है। वो मुझसे मेरे ही पिता के खिलाफ खड़ा करना चाहता था। मैंने कहा, मैं ये नहीं कर सकती। उसने तुरंत ही मुझे बाजू से खींचा और अपने करीब लिया और बोला, नहीं करोगी तो फिर मैं वो सब कुछ करूंगा जिससे तुम्हें नफरत हो जाए। मैंने कहा, अपने बापों की लड़ाई में हम एक दूसरे से क्यों लड़ रहे हैं? तो कहने लगा, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। तुम अपने बाप के खिलाफ मेरी तरफ से खड़ी होगी या नहीं?
अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो मेरा साथ देना चाहिए। बताओ क्या करोगी? उसने मुझे एक अजीब से इम्तिहान में डाल दिया था। मैं अपने पिता के खिलाफ खड़ी नहीं हो सकती थी। वो मेरे और करीब आया, इतना करीब कि मैं उसकी आंखों में खोने लगी। वो मेरी तरफ देखकर कहने लगा, बताओ मेरी खातिर क्या कर सकती हो? मैंने आंखें बंद कर ली तो बोला, नजरें चुराने वालों से मुझे सख्त नफरत है। मेरी आंखों में देखकर जवाब दो। मैंने आंख खोली। मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ खड़ी होंगी। कहने लगा, अच्छा। ये कहकर उसने मुझे छोड़ दिया, लेकिन मैं उससे दूर होना नहीं चाहती थी। पता नहीं क्यों 3-4 दिन बाद जब दोनों पार्टी के दावेदार इकट्ठे हुए तो मैं अमर के साथ बैठी थी। मेरे पापा मुझे देखकर तड़प गए। दिल तो मेरा भी एक बार धड़का था और तड़पा था, क्योंकि मेरे पापा की आंखें लाल थीं। मेरी याद में वो बहुत रोए थे। मेरा दिल चाहा कि मैं अपने पिता के सीने से जाकर लग जाऊं, लेकिन मेरे हाथ में अमर का हाथ था। उसने मुझे मजबूती से पकड़ रखा था। वो जैसा चाहता था मैंने वैसा ही कर दिया और मेरे पिता ने भी हथियार डाल दिए। वो कहने लगे, मैं इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहता, मैं सबके सामने अपनी हार का ऐलान करता हूँ। ये कहकर वो वहां से उठकर चले गए। बाजी इस बार विक्रम सिंह ने जीत ली। अमर भी बहुत खुश था, लेकिन मैं हवेली में आते ही कमरे में जाकर रोने लगी। कुछ देर में अमर आया और बोला, तुम्हें अपने पति की कामयाबी पर खुश होना चाहिए और उसके साथ खुशी मनानी चाहिए। मैंने कहा कि मैंने सिर्फ तुम्हें अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए ये सब कुछ किया। तो कहने लगा, मैं तो मर मिटा तुम पर। बस अब ऐसे ही करती रहना, मेरा साथ देती रहना। मैंने कहा, और तुम क्या वही करते रहोगे जो तुम्हारा बाप चाहेगा? तो कहने लगा, मैं वही करूंगा, क्योंकि मोहब्बत तुमने की है, मैंने नहीं। मुझे अपने पापा की हार देखकर बहुत दुख हो रहा था। मैं हमेशा उनकी कामयाबी की दुआएं करती थी और कई बार विक्रम सिंह मेरे पापा से हार चुका था। उस रात मैंने ठीक से खाना भी नहीं खाया। रात को जब मैं सोने के लिए सोफे पर जाने लगी तो अमर ने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगा, तुमने जो आज किया है तो तुम इनाम की हकदार हो। मैंने कहा, तो तुम मुझे क्या इनाम दे सकते हो? बोला, मोहब्बत। ये कहकर उसने मेरे हाथों को अपने लबों पर लगाया और मुझे खुश होते हुए उसने एक चैन पहनाई और फिर रात भर उसने अपनी मोहब्बत मुझ पर बरसाई। फिर कई बार ऐसा हुआ कि मैं अपने पिता के खिलाफ आवाज उठाई। मेरे पिता ने सारा झगड़ा खत्म कर दिया था और जमीन का जितना हिस्सा उन लोगों को चाहिए था वो भी दे दिया था। वो कहने लगे, ये सब कुछ मेरी बेटी के लिए था, और जब अब वो दुश्मनों के साथ ही हो गई है तो अभी इस सब का मैं क्या करूंगा? जब भी मैं अपने पिता को हराती तो तड़प उठती थी, लेकिन अमर खुश था। फिर एक बार जो कुछ भी हुआ उसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। रात के 2 बज गए थे, लेकिन अमर कमरे में नहीं आया। मैं कमरे से बाहर गई तो उसके बाप के कमरे से बहस करने की आवाजें आ रही थी। मैं कमरे के पास जाकर खड़ी हो गई। उसका बाप कहने लगा कि उस लड़की का काम अब खत्म हो चुका है, तो उसका काम अपने हाथों से खत्म करोगे या फिर मैं कर दूं? वो कहने लगा, पापा, उसने अभी तक वही किया जो आप चाहते थे। विक्रम सिंह ने कहा, हाँ ठीक है, किया है, क्योंकि इन सब चीजों पर हमारा हक है। उसके बाप ने नाजायज कब्जा कर रखा था। वो कहने लगा, एक औरत के जरिए ये सब कुछ हासिल करना मुझे अपनी मर्दानगी पर बहुत बड़ा दाग लगता है, लेकिन आपके लिए मैंने ये सब किया। वो कहने लगे, तुम शायद भूल रहे हो कि तुम्हारा भाई मर गया है और उसका बदला अभी बाकी है। मैं उस लड़की के खून से अपने हाथ रंगे हुए देखना चाहता हूँ। अमर बोला, ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरी पत्नी है और अब इस घर की इज्जत है। विक्रम सिंह बोला, तुम्हें क्या लगता है मैंने इसलिए तुम्हारी शादी इस लड़की से कराई थी कि उसे अपने घर की बहू बनाकर रखूंगा? बिल्कुल भी नहीं। मुझे सिर्फ बदला लेना था और तुम बिना शादी के उस लड़की के साथ कुछ भी करना नहीं चाहते थे, इसीलिए तुम्हारी वो बात मानी थी। अमर ने कहा, वो मुझसे मोहब्बत करती है, मेरे प्यार में उसने अपने पिता को हरा दिया। पापा, मैंने उसके आंसू देखे हैं। जितनी मोहब्बत मैं आपसे करता हूँ इतनी ही मोहब्बत वो भी अपने बाप से करती है। अपने बाप को मेरी खातिर हराने के बाद वो खाना भी ठीक से नहीं खाती, सोती रहती है। अगर आपको लगता है कि उसने ये सब कुछ मेरे ख्वाब के कारण किया है तो आप गलत सोच रहे हैं। उसने यह सब कुछ सिर्फ मेरी मोहब्बत के लिए किया है। विक्रम सिंह कहने लगा, ओ शटाप, मैं तुम्हें सिर्फ 24 घंटे का वक्त दे रहा हूँ। या तो तुम उस लड़की को अपने हाथ से गला दबाकर मार डालो या फिर मैं उसे मरवा दूंगा। आखिरी चोट मैं जसवंत राणा को यही देना चाहता हूँ कि उसकी बेटी की लाश उस तक पहुंच जाए। बताओ अमर, क्या चाहते हो तुम? अब मुझे अमर के जवाब का इंतजार था। कुछ देर बाद वो चुप रहा
और फिर कहने लगा, जो आप चाहते हैं मैं कर दूंगा। ये सुनकर मेरा दिल तो छन्न से टूटा था। मैं आंसू बहाकर कमरे में वापस आई और बेड पर लेट गई। कमरे की लाइट्स वैसे भी बंद थीं। वो कमरे में दाखिल हुआ, दरवाजा बंद किया, बेड पर आकर लेट गया। वो गहरी गहरी सांस ले रहा था। फिर मेरे करीब आया, मुझे अपने साथ लगाकर गले लगा लिया। कहने लगा, मेरी खातिर और क्या कर सकती हो? मैंने कहा, तुम क्या चाहते हो? तो कहने लगा, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा गला दबाकर तुम्हें मार डालूं। मेरी खातिर मर सकती हो क्या? मैंने कहा, दबा दो, राशि तुम्हें मर के भी दिखा देगी। और मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम अपने हाथों से मुझे कैसे मार सकते हो। मैं उठकर बैठ गई। वो भी उठकर बैठ चुका था। मैंने उसके हाथ पकड़े और अपने गले पर रख दिए। मैंने कहा, दबाओ मेरा गला, मार डालो मुझे। तुम्हारे भाई का बदला अभी बाकी है, ले लो बदला। लेकिन उसने मेरा गला नहीं दबाया। मैं रोने लगी। मैंने कहा, ये दुश्मनी कभी भी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हारे पापा चाहते ही नहीं है। वो कहने लगा, तुमने सिर्फ मेरे बाप का रूप देखा है, अपने बाप का रूप देखोगी तो वहां भी यही रूप नजर आएगा। अगर वो हार रहे हैं तो सिर्फ इसलिए कि तुम यहाँ पर हो। जिस दिन तुम्हें आजादी मिली उस दिन गोलियां चलेंगी और उन गोलियों में बड़े ही बेकसूर लोग मारे जाएंगे। मैंने कहा, मेरे पापा ऐसा नहीं है। वो कहने लगा, मुझे भी यही लगता था कि मेरा बाप ऐसा नहीं है। मैं अपने बाप का एक रूप अभी देख कर आ रहा हूँ। तुम्हें देखना है तो ठीक है, चलो आओ, तुम्हें तुम्हारे बाप के पास छोड़ आता हूँ। तुम अपने बाप का रूप भी देख लेना। जैसे ही तुम मुझे छोड़कर उनके पास जाओगी, उनके वफादार मुझे गोलियों से भून देंगे। इन नफरतों के बीच हम लोग नहीं रह सकते। राशि, ऐसा करते हैं, जंगल में चले जाते हैं, वहां जाकर रास्ता भूल जाते हैं, हमेशा वहीं रहेंगे, क्योंकि जानवर इन इंसानों से ज्यादा खतरनाक नहीं है, क्योंकि उनके अंदर सियासी झगड़े नहीं होते। फिर कहने लगा, चलोगी मेरे साथ अपनी एक अलग दुनिया में, जहां मोहब्बत हो, तुम हो और मैं हूँ, कोई सियासत ना हो, कोई ऐसा बाप ना हो जो बेबस करता हो, जो बदले की आग में मुझे मुजरिम बना दे, और ना तुम्हारे बाप के बदले की भेंट पर मुझे चढ़ना पड़े, ना तुम्हें मेरे बाप की मन मर्जी माननी पड़ेगी। चलोगी मेरे साथ? उसकी आंखों में आज कुछ और था। शायद वो थक चुका था अपने बाप को खुश करते करते। मैंने कहा, हाँ चलूंगी। फिर यही हुआ। उसने अगले दिन अपने पिता से कहा कि वो मुझे जंगल में ले जाकर मार देगा और वापस आ जाएगा। लेकिन वो मुझे लेकर शहर आ चुका था। उसने मेरा पासपोर्ट बनवाया और मुझे अपने साथ लंदन ले गया। उसने अपने पिता से रिश्ता खत्म कर दिया। फिर ना कभी अपने पिता को फोन किया उसने, और ना मैंने। फिर एक दिन सुनने में आया कि अभी भी गांव की सियासत की जंग जारी है और टक्कर का मुकाबला भी हो रहा है। दोनों तरफ से लोग मर रहे हैं, क्योंकि मैं जानती थी कि एक हमारे मर जाने से ये जंग खत्म नहीं हो जाएगी। और ये बात अमर भी जान चुका था। हमने अपनी अलग दुनिया बसा ली थी, क्योंकि अगर हम वहां होते तो शायद अपने बापों के हाथों हम भी मर चुके होते। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करके मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।